नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, और जो कि आपका पेपर नंबर 6 है और इसके यूनिट नंबर 4 पर हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। इसके पहले यूनिट नंबर 1, 2 और 3 है, इसको अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और जो यूनिट नंबर 4 है आपका, यहाँ पर कहा जा रहा है 4.1 के अंतर्गत कह रहा है कि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में मातृभाषा की भूमिका, यानी कि जो हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं, इनकी शिक्षा में जो उनकी मातृभाषा है उसकी क्या भूमिका होगी। क्योंकि आप सभी को पता है, जब बच्चा जन्म लेता है तब से उसकी मातृभाषा जो उसके लिए उपयोगी होती है, क्योंकि सीखने की शैलियाँ भी वो अपने मातृभाषा में ही करेगा, बोलेगा भी अपने मातृभाषा में। यहाँ तक कोई भी गायन होगा, कोई भी स्वर उसको धीमा या तेज करना, उच्च पिच, तो इन सभी की जो विशेषताएं हैं उस बच्चे की मातृभाषा में ही होती हैं। तो अगर बच्चा मातृभाषा में, खास करके जो हमारे श्रवण बाधित छोटे बच्चे हैं, उनको अगर हम मातृभाषा में शिक्षा देते हैं तो ये शिक्षा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, काफ़ी ज़रूरी होगी और बेहतर होगी। इसके लिए जिसमें हम लोग श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में सहायता ला सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। होगा क्या कि बच्चे का जो भाषा विकास है, जब मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो भैया बच्चे का जो भाषा विकास है, भाषा के विकास में वृद्धि, भाषा के विकास में क्या वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी छोटे बच्चे हैं, इनके भाषा के विकास को बढ़ाया जाएगा, और मातृभाषा में अगर उन्हें सिखाया जा रहा है तो वहाँ पर बच्चा बेहतर रूप से सीखेगा, और जो भी भाषण हुआ, ध्वनियाँ हुई, उन कौशलों को बेहतर रूप से कह सकते हैं ये कौशल उसमें मददगार साबित होंगे, जिसमें भाषा कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। यानी कि भाषा कौशल जो है वो बच्चे का बेहतर विकसित होगा। इसमें क्या होगा, जो सामाजिक अंतःक्रिया है, बच्चा समाज में, क्योंकि मातृभाषा में, तो वो जो भाषा उसके घर में चल रही है वही भाषा उसके समाज में भी चलेगी, तो सामाजिक अंतःक्रिया है उसमें सुविधा होगा। यानी कि जो भी मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जा रही है तो बच्चे की देखभाल और सामाजिक संपर्क को सुगम बनाया जा सकेगा। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया में हम कह सकते हैं कि जो भी माता पिता हैं, इनकी देखभाल में सामाजिक संपर्क को सुगम बनाया जा सकता है। गीत के गायन को, उसके स्वर को, बच्चों के भावात्मक सामग्री को समझने में मददगार साबित होगा, और सामाजिक और भावात्मक विकास जो बच्चे का है वो बेहतर होगा। ऐसे ही संचार में सहायक होगा, कम्युनिकेशन में सहायक होगा, संचार में सहायक होगा। अगर हम बच्चे की मातृभाषा में बच्चे को सिखा रहे हैं, माता पिता अगर यहाँ पर बच्चे को संचार करवाएंगे, कम्युनिकेशन करवाएंगे, क्योंकि उनकी मातृभाषा में शिक्षा है, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और माता पिता और उनकी देखभाल जो है बच्चे के लिए प्रभावी ढंग से संवाद को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे कि माता पिता के बंधन और शैक्षिक जो परिणाम हैं उनको सुधारा जा सकता है। ऐसे ही बच्चा क्या होगा, साक्षर होगा, इसको थोड़ा सा ही लिख देते हैं। बच्चा क्या होगा, साक्षर होगा, उसकी लिटरेसी रेट जो है वो बेहतर होगी, उसमें समर्थन मिलेगा। यानी कि जो हमारा श्रवण बाधित बच्चा है उसकी प्रारंभिक साक्षरता, इसमें समर्थन मिलेगा, और कह सकते हैं ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित की जा सकती है। पढ़ने लिखने के लिए महत्वपूर्ण सुधार जो है यहाँ पर किए जा सकते हैं।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो भी अगर मातृभाषा में शिक्षा बच्चे को दी जा रही है तो वो शिक्षा काफ़ी बच्चे के लिए हेल्पफुल होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसमें बच्चे के भाषा विकास में समर्थन मिलेगा, बच्चे के सामाजिक संपर्क में समर्थन मिलेगा और माता पिता के साथ में संचार में भी सुधार होगा। इसके तहत जो भी देखभाल है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, बच्चों के शैक्षिक परिणामों और जीवन में जीने की शैलियों को बेहतर बनाया जा सकता है। ये एक प्रकार का बेहतरीन उपकरण जो है वो शामिल होगा यहाँ पर। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपना 4.2 की। तो यूनिट 4.2 में है जो भी हमारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट या श्रवण बाधित बच्चे हैं इनकी शिक्षा और विषय शिक्षण के अलग अलग दर्शन और भाषा को बढ़ाने के लिए पाठचर्या रणनीति, यानी कि इनकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए और इनके सब्जेक्ट यानी कि विषय को बेहतर करने के लिए, शिक्षा को बेहतर करने के लिए या विषय को बेहतर करने के लिए उसकी भाषा को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी पाठचर्या रणनीति बनाएंगे, टीचिंग कह सकते हैं करिकुलम स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, रणनीति। तो ये क्या बनाएंगे इस पर हम लोग बात करेंगे। कहेंगे अगर बच्चा बधिर है यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या कम सुन पा रहा है तो उसके लिए बच्चे का जो भाषा विकास है इसमें बढ़ावा मिल पाएगा। इसमें बच्चे के विकास में जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें पाठचर्या, इनकी रणनीति को और अलग अलग दर्शनों में भाषा के विकास को बढ़ाया जा सकता है। इसमें बच्चे का संचार, बच्चे का टोटल कम्युनिकेशन या कुल संचार या हम कह सकते हैं टोटल कम्युनिकेशन, बच्चे का टोटल कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर किया जा सकता है, बच्चे का टीसी बेहतर किया जा सकता है, जिसमें सांकेतिक भाषा, बोले जाने वाली भाषा, लिखित भाषा और संचार की विधियों का उपयोग करके इन पर जोर दे के भाषा को विकसित किया जा सकता है और पाठचर्या रणनीति में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए छात्रों के संचार और तरीकों का अनुभव प्रदान करना, इसके लिए जो भी पसंदीदा संचार का मोड है उसको प्रोत्साहित करना और बच्चों के भाषा विकास में चित्र, आरेख और दृश्य साधनों का प्रयोग करके उन्हें बेहतर बनाना, टेक्स्ट टू स्पीच का प्रयोग करना और भी जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी हैं उनको शामिल करके बच्चे को भाषा तक पहुंचाना, ये आपकी रणनीति के अंतर्गत आएगी। जो बच्चे कम सुन पा रहे हैं उनके लिए शिक्षा में और विषय में पाठचर्या जब बनाई जाएगी तब। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आपका आएगा श्रवण मौखिक थेरेपी। श्रवण मौखिक थेरेपी के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये बधिर बच्चे हैं इनकी भाषा कौशल को विकास करने के लिए सुनने और बोले जाने वाली जो भाषा है, सुनने और जो बोले जाने वाली भाषा है उसको उपयोग में लाएंगे। यानी कि बच्चे को हम श्रवण और मौखिक थेरेपी इसका विकास कराएंगे जिससे कि बच्चा पाठचर्या में रणनीतियाँ जो है वो शामिल की जाएंगी। इसमें हम बच्चे के लिए उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, कॉन्क्लियर इम्प्लांट बच्चे का करा सकते हैं, या हम कह सकते हैं बच्चों की बोले जाने वाली भाषा है, इन दोनों के द्वारा, उपकरणों के द्वारा और कॉन्क्लियर इम्प्लांट के द्वारा बोले जाने वाली भाषा में संपर्क आएगा। इसके लिए प्राथमिक माध्यम से जो बोले जाने वाली भाषा है उसका उपयोग करेंगे। भाषा कौशल बच्चे का बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए छात्रों को गहन और भाषा चिकित्सा प्रदान करेंगे। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा हम मौखिक और श्रवण थेरेपी के द्वारा बच्चे की रणनीतियाँ बना सकते हैं, श्रवण बाधित बच्चे की। इसके बाद में बात करते हैं द्विभाषी या द्विभाषा कह सकते हैं, द्विभाषा संस्कृति, जहाँ पर बधिर शिक्षा के तहत बच्चों की बोलचाल और भाषा के अधिग्रहण के साथ साथ बच्चों की बोलचाल तो बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में बच्चों को हम लोग क्या सांकेतिक भाषा भी, ये यानी कि कितनी भाषाएं हो गई, 2 भाषाएं हो गई। तो सांकेतिक भाषा और बोलचाल
इन भाषाओं का उपयोग करके सांस्कृतिक विकास पर जोर दिया जाएगा और भाषा के विकास को बढ़ाया जाएगा। पाठचर्या रणनीति यहाँ पर शामिल की जाएगी। इसमें द्विभाषा निर्देशन, सांकेतिक भाषा और अंग्रेजी के जो संपर्क है उसमें बच्चे को लाया जाएगा। इसमें भाषा के विकास, इस पर जोर दिया जाएगा। सांकेतिक भाषा के साथ साथ में, बोले जाने वाली भाषा के साथ साथ में सांकेतिक जो भाषा है उस पर भी जोर दिया जाएगा। दृश्य साधनों का भी प्रयोग किया जाएगा और बच्चों की संस्कृति का समर्थन किया जाएगा, उनके इतिहास को बेहतर बनाया जाएगा। सांस्कृतिक रूप से जो भी सामग्री है उसको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में पाठचर्या रणनीति के लिए उपयोगी हैं, हमारे श्रवण बाधित बच्चों के लिए, जिनका उपयोग करके हम छात्रों की भाषा का विकास कर सकते हैं। और जो भी हमारे बधिर बच्चे हैं इनका उपयोग करके हम उन्हें सुनने के लिए जो भी कौशल हैं, उनकी ज़रूरतों के जो कौशल हैं उनसे हम बेहतर बना सकते हैं, संसाधनों का उपयोग करके उनका समर्थन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना होगा जब आपको पाठचर्या रणनीति बनानी होगी बच्चों की शिक्षा के लिए और श्रवण बाधित बच्चों को यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। इसके बाद में आपका आता है 4.3, तो कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, NEP 2020 के अनुसार भाषाओं की भूमिका, NEP 2020 के अनुसार भाषाओं की भूमिका और उसका महत्व, भाषाओं की भूमिका और उसका महत्व। क्योंकि राष्ट्रीय पाठचर्या या राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम कह सकते हैं NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अनुसार शिक्षा और समग्र रूप जो है भाषा की भूमिका को बेहतर बनाता है और उसके महत्व को बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें जो भी नीतियाँ होंगी, द्विभाषावाद है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा, इसकी आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। खास करके बच्चे की क्षेत्रीय भाषा, बच्चे की मातृभाषा और बच्चे की शास्त्रीय भाषा, बच्चे की क्षेत्रीय भाषा, बच्चे की मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा है, इनके मूल्य को पहचाना जाएगा। और NEP 2020 के अनुसार जो भी भाषाएं हैं इनको महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग निभा सकते हैं। कह सकते हैं कि द्विभाषिकता, या हम कह सकते हैं बहुभाषिकता का भी हम लोग नाम ले सकते हैं। बहुभाषिकता के अंतर्गत नीतियाँ जो बहुभाषावाद को बढ़ावा देती हो, महत्व उनका आएगा। यानी कि शिक्षा में जो भी भाषाएं हैं इनका उपयोग करके इनको प्रोत्साहित करना, इसके लिए इस बात पर जोर देना कि छात्रों की मातृभाषा क्या है और भाषाएं सीखने के लिए अक्सर उन्हें कह सकते हैं अवसर प्रदान कराना। इसके लिए जो भी NEP 2020 है तो ये बच्चों की मातृभाषा पर भी जोर देने को कहती है और मातृभाषा पर पहले से भी जोर देने की बात कर रही थी। यानी कि जो शिक्षा नीति है प्रारंभिक वर्षों में, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चा अगर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने जा रहा है या LKG UKG से कक्षा 5 तक पढ़ने जा रहा है तो बच्चे की मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाए, उसको मातृभाषा में सिखाया जाए और मातृभाषा में सिखाने के बाद में बच्चे को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान कराया जाए, बच्चे को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान कराया जाए। इसके तहत क्षेत्रीय भाषा के मूल को पहचाना जाए और जो भी पाठ्यक्रम विकास किया जाए उसमें उनके शिक्षण को उपयोगी बनाते हुए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। इससे क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा मिल सके, इनका प्रयास होना चाहिए। ऐसे ही भाषा शिक्षण पर जोर दिया जाए, लैंग्वेज पर जोर दिया जाए, जहाँ पर स्कूल और विश्वविद्यालय में भाषा को मजबूती मिल सके, उनकी आवश्यकता में बल मिल सके और भाषा सीखने की गुणवत्ता और भाषा सामग्री, शिक्षण सामग्री, इन प्रशिक्षण सामग्रियों के द्वारा इसको विकसित किया जाए। और हम कह सकते हैं कि समग्र रूप से जो भी भाषाओं की भूमिका है उसके महत्व को बेहतर किया जाए। मातृभाषा में और क्षेत्रीय भाषा में, शास्त्रीय भाषा में
भाषाओं के अध्ययन पर जो आवश्यकता है उसको बल दिया जाए और इस नीति के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी भाषा कौशल और सांस्कृतिक ज्ञान बच्चे को देना है उसके लिए उससे सफल बनाना होगा, सफल बनाने की आवश्यकता होगी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये बहुत छोटी छोटी आपकी यूनिटें हैं। यूनिट है आपकी यूनिट 4.4। इसके अंतर्गत जो भी हमारे बधिर बच्चे हैं, यानी कि जो हमारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, डेफ बच्चे हैं, हम कह सकते हैं जो हमारे डेफ बच्चे हैं, इनके लिए शैक्षिक द्विभाषावाद, इनके लिए शैक्षिक द्विभाषावाद और शास्त्रीय भाषाओं और विदेशी भाषा में सीखने के महत्व पर चर्चा होगी। सीखने का महत्व, इस पर दोस्तों चर्चा होगी। तो कहेंगे कि द्विभाषावाद हो, चाहे शास्त्रीय भाषा हो, चाहे विदेशी भाषा हो, और बधिर बच्चों के लिए इसको हम लोग महत्वपूर्ण बना सकते हैं। उनके संचार की जो सीखने की क्षमता है उस क्षमता को बेहतर बनाएंगे और समग्र शिक्षा में जो भी समग्र शिक्षा है इसमें हम लोग बच्चे को बेहतर बना करके उसे शिक्षित कर सकते हैं। जो भी हमारे बधिर बच्चे हैं उनके लिए द्विभाषावाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इनके सुनने के साथ साथ हमने प्लस में क्या कर दिया, सुनने के साथ साथ हमने साइन लैंग्वेज का भी उपयोग कर दिया, सांकेतिक भाषा का भी उपयोग किया, जहाँ पर बच्चे दोनों समुदाय में आपका साइन लैंग्वेज में भी और भाषा को बोलने में भी बच्चे बेहतर रूप से कह सकते हैं सुनने, और जो हमारे बहरे या हम कह सकते हैं श्रवण बाधित बच्चे हैं, दोनों व्यक्तियों के साथ में संवाद करने की क्षमता प्रदान की जाएगी। यह सामाजिक और जो पेशेवरों की बातचीत है उसको अधिक अवसर दिला करके बेहतर बनाया जा सकता है। इससे सुनने की प्रभुत्व और दुनिया की जो निगेटिविटी है इसको कह सकते हैं इसमें मदद मिलेगी। इसमें क्या होगा, जो भी शास्त्रीय भाषाएं होंगी जैसे लैटिन भाषा हुआ, ग्रीक भाषा हुआ, बधिर बच्चों के लिए इनको भी मूल्यांकन या मूल्यवान बनाया जा सकेगा। इसमें जो भी अंग्रेजी भाषा होगी उसकी भी आधुनिकता को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए जो भी आधार होगा उसको प्रदान किया जाएगा। ज्ञान, उनकी पढ़ने की समझ, शब्दावली और समग्र साक्षरता को बेहतर बना करके बच्चों में मदद की जाएगी। विदेशी भाषा को सीखने में भी जो हमारे बधिर बच्चे हैं उनके लिए कह सकते हैं हम लोग उन्हें अन्य संस्कृतियों तक पहुंचाया जा सकता है। विदेशी भाषा को सिखाने में हम जब उन बच्चों को उन भाषाओं को सिखाएंगे तो उन्हें हम अन्य संस्कृतियों तक पहुंचा सकते हैं। इसके तहत कह सकते हैं कि जो भी वैश्विक परिप्रेक्ष्य है उसको विकसित किया जा सकता है। यात्रा करते समय जो भी भाषा बोले जाने वाले व्यक्तियों के साथ उसके बातचीत के बीच की भाषा है उसमें संचार के अतिरिक्त अवसर को प्रदान किया जा सकता है। अंत में हम कह सकते हैं जो भी हमारे द्विभाषावाद है उसकी शास्त्रीय भाषाएं, विदेशी भाषा और जो भी बधिर बच्चे हैं इनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसकी संचार करने की जो क्षमता है, समग्र क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। द्विभाषावाद हो चाहे वो आपका विदेशी भाषा हो, उसमें क्या होगा, बच्चे की नई नई संस्कृतियाँ और वहाँ की पहचान जो होगी वो भी बच्चे को हो जाएगी। वैश्विक परिप्रेक्ष्य जो है बच्चे का विकसित हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपके यूनिट 4.5 की, जहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात करता है। समावेशी शिक्षा और पाठ्यक्रम के लिए सांकेतिक भाषा, समावेशी शिक्षा और पाठ्यक्रम के लिए सांकेतिक भाषा का महत्व। समावेशी शिक्षा में जब पाठ्यक्रम बनाया जाएगा उसमें सांकेतिक भाषा का महत्व क्या होगा और क्षमता निर्माण, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं क्षमता निर्माण भी
इनका हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रवण बाधित बच्चों का भी क्षमता का निर्माण कर सकते हैं, सामान्य बच्चों का भी बहुत क्षमता का निर्माण कर सकते हैं। तो समावेशी कक्षा में ये सारे बच्चे आएंगे ना, चाहे आपका बौद्धिक अक्षम बच्चा हो, चाहे आपका बधिर बच्चा हो, चाहे आपका विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा हो, यानी कि सभी के लिए समावेशी भाषा और जो भी आपकी सांकेतिक भाषा और समावेशी शिक्षा, इसमें हम लोग विभिन्न आवश्यकता के उपकरणों का प्रयोग करके विद्यालय की शैक्षिक संस्थानों में पाठ्यक्रम को एक बेहतर अंग प्रदान करेंगे और जो भी समावेशी शिक्षा होगी इसके महत्व को बढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत जो भी सांकेतिक भाषा होगी, खास करके जो हमारे कम सुनने वाले बच्चे हैं, उनकी शिक्षा तक समान रूप से चीज़ों को प्रदान किया जाएगा। सांकेतिक भाषा में हम कह सकते हैं, सांकेतिक भाषा एक आपकी कैसी है, एक आपकी दृश्य भाषा है। सांकेतिक भाषा आपकी कैसी, एक आपकी दृश्य भाषा है जहाँ पर चेहरे के हाव भाव, इशारे या शरीर की भाषा का संयोजन करते हुए इसके माध्यम से संवाद को विकसित किया जाएगा, संवाद किया जाएगा। व्यक्तियों की जो प्राथमिक भाषा होगी उसमें गतिविधियों को बेहतर बनाया जाएगा और जो सीखने की गतिविधियां हैं, बच्चे को पूरी तरह से वहां पर भाग लेना, साथियों और शिक्षकों के साथ में संवाद करना और उनके सुनने वाले जो समकक्ष जानकारी है उसको बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम में सांकेतिक भाषा को शामिल किया जाएगा और कम सुनने वाले जो बच्चे हैं इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। शिक्षकों और संस्थानों के साथ में इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा सीखकर शिक्षक अपने छात्र को प्रभावी ढंग से सिखाएंगे और समावेशी सीखने का माहौल बनाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें सीखने को बढ़ावा मिलेगा। जो भी सांकेतिक भाषा है छात्रों के द्वारा इसे बेहतर सिखाया जा सकता है और कह सकते हैं कि जो भी इसका दृष्टिकोण है वो बेहतर होगा। इसमें सांकेतिक भाषा, बधिर और कम सुनने वाले जो बच्चे होंगे, इसमें सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। समावेशी शिक्षा के तहत हम बच्चे की योग्यता को बढ़ावा देंगे और सभी छात्र यहाँ पर मूल्यवान हो, क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करती है और शैक्षिक जो भी संस्थान हैं उनकी क्षमता का निर्वहन करती है। इसमें सामाजिक समावेशन को बढ़ाया जाएगा, छात्रों के प्रभावी ढंग से जो भी सीखने के संवाद है उसमें उसको अवसर दिया जाएगा, अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका भैया 4.5 भी है वो भी हुआ समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्च कर लेंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।